लिमिट स्टेट डिज़ाइन बेसिस फॉर डिज़ाइन, ये IS 800 2007 कोड में दिया हुआ है। हमारी जो लिमिट स्टेट डिज़ाइन कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिज़ाइन इज़ टू अचीव अ स्ट्रक्चर दैट विल रिमेन फिट फॉर यूज़ ड्यूरिंग इट्स लाइफ, यानी कि स्ट्रक्चर जो इसका लाइफ पीरियड है वहाँ तक वो फिट रहे विथ एक्सेप्टेबल टारगेट रियलाबिलिटी, और in other words the probability of a limit state being reached during its lifetime should be very low। हमें स्ट्रक्चर को डिज़ाइन इस तरह से करना है कि इसकी लिमिट स्टेट को रीच होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। The acceptable limit for the safety and serviceability requirement before failure occurs is called a limit state। इसके अंदर जो हम लोग लिमिट स्टेट देखते हैं वो सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी के लिए देखते हैं। इन जनरल द स्ट्रक्चर शैल बी डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल लिमिट स्टेट एंड शैल बी चेक फॉर अदर लिमिट स्टेट्स। तो स्ट्रक्चर जो होता है उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो मोस्ट क्रिटिकल लिमिट स्टेट के लिए होती है और उसको चेक करते हैं अदर लिमिट स्टेट्स के लिए। जब आप लोग डिज़ाइन करेंगे आगे तो ये क्राइटेरिया आपको लेना है। स्टील स्ट्रक्चर्स जो भी आप डिज़ाइन करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं उनकी जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स है वो है सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, सर्विसिबिलिटी, ब्रिटल फ्रैक्चर, फटीग, फायर एंड ड्यूरेबिलिटी। इन सबको उनको मीट करना है। आपकी जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स है उसको ये सब पैरामीटर्स मीट करने हैं। आपको ये देखना है कि जो स्ट्रक्चर है वो फिट रहे और रिलायबिलिटी रहे उसके अंडर द एक्शन ऑफ द लोड्स। फिर है लिमिट स्टेट डिज़ाइन। लिमिट स्टेट डिज़ाइन के अंदर फॉर अचीविंग द डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स द डिज़ाइन शैल बी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू फॉर मटीरियल स्ट्रेंथ एंड अप्लाइड लोड्स। अभी आगे हम देखेंगे कि मटेरियल की स्ट्रेंथ और लोड्स को कैलकुलेशंस कैसे करनी है, और ये जो डेटा हम निकालेंगे विच टेक इनटू अकाउंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशंस इन द मटेरियल स्ट्रेंथ एंड इन द लोड्स टू बी सपोर्टेड। इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के कर्व से वैल्यूज़ निकालेंगे। The characteristic value shall be based on statistical data if available. Where such data is not available, जहाँ पे ये डेटा नहीं है तो these data shall be based on experience. The design values are derived from the characteristic values through the use of partial safety factors both for material strength and for loads. देखिए इसमें यहाँ दिया हुआ है द रिलायबिलिटी ऑफ डिज़ाइन। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है डिज़ाइन एक्शन शुड बी लेस देन डिज़ाइन स्ट्रेंथ। फिर लिमिट स्टेट्स आर द स्टेट्स बियॉन्ड विच द स्ट्रक्चर नो लॉन्गर सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड। लिमिट स्टेट में दो तरह की लिमिट स्टेट्स लेनी है आपको, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ जो होती है उसके अंदर जो फेलियर होता है वो इमिनेंट फेलियर होता है। ये फेलियर हमको अवॉइड करना है, और इसके अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं जिन लोड्स के कारण जिनके कारण हो रहा है वो प्रोबेबल या मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लेंगे। द लिमिट स्टेट्स ऑफ स्ट्रेंथ इंक्लूड्स, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ की लिमिट स्टेट है उसके अंदर आ रहा है लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ होल, मतलब जो आपका स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। अगर वो लॉस हो रहा है तो ये एक इसकी लिमिट स्टेट होगी। फिर लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर including the effect of sway where appropriate and overturning or any of its part including supports and foundation। फिर है sway नहीं होना चाहिए, overturning effects नहीं आने चाहिए, failure by excessive deformation, rupture of the structure or any of its part or component, fracture due to fatigue or brittle fracture।
ये सारे पैरामीटर्स आपके लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में आते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन, विच में एडवर्सली अफेक्ट द अपीयरेंस और इफेक्टिव यूज़ ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसके कारण अगर डिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए तो अपीयरेंस और इफेक्टिव यूज़ ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो उसको एडवर्सली अफेक्ट करता है। फिर है वाइब्रेशंस, रिपेयर डैमेजेस और क्रैक ड्यू टू फटीग, करोजन एंड ड्यूरेबिलिटी, फायर। नेक्स्ट पॉइंट है 5.3 में एक्शंस यानी कि लोड्स। ये वो लोड्स हैं जिनको कि आपको डिज़ाइन में इंक्लूड करना है, और ये डायरेक्ट लोड्स हो सकते हैं जैसे कि सेल्फ वेट, एक्सटर्नल एक्शंस एक्सेट्रा, और इम्पोज भी हो सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर के कारण या सेटलमेंट के कारण। तो जो लोड्स हैं उनको हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। परमानेंट एक्शंस QP लिखेंगे, एक्शंस ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल, कंपोनेंट्स, फिटिंग्स, एंसिलरीज एंड फिक्स्ड इक्विपमेंट। ये जो परमानेंट एक्शन है, ये जो परमानेंट फोर्सेस हैं, ये परमानेंटली बिल्डिंग पे लगे रहेंगे। ये स्ट्रक्चरल या नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के कारण जो लोड आ रहे हैं वो हैं। फिर है वेरिएबल एक्शंस, ये वो एक्शंस हैं जो कि कंस्ट्रक्शन या सर्विस स्टेज के दौरान लगते हैं, जैसे कि क्रेन लोड्स, स्नो लोड्स, विंड लोड्स एंड अर्थक्वेक लोड्स भी लेने हैं। एक्सीडेंटल एक्शंस में जो आते हैं, एक्शंस एक्सपेक्टेड ड्यू टू एक्सप्लोजन एंड इम्पैक्ट ऑफ व्हीकल्स। तो ये एक्सीडेंटल एक्शंस तो जब अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम लेते हैं। जनरली हम लोग परमानेंटल और वेरिएबल एक्शंस ही लेते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक एक्शंस लोड्स। द कैरेक्टरिस्टिक एक्शन, जिसको कि QC लिखा गया है, ये वह वैल्यूज़ है, आर द वैल्यूज़ ऑफ द डिफरेंट एक्शंस दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सीडेड with more than 5% probability during the life of the structure। इन लोड्स की प्रोबेबिलिटी जो है एक्सीड होने की वो 5% से ज़्यादा नहीं होती है। फिर है आपके इसके अंदर ये, अच्छा, इनको जब आपको लेना है डिज़ाइन एक्शंस को, तो इनका एक फॉर्मूला दिया हुआ है 5.3.3 में। डिज़ाइन एक्शंस QD इज़ इक्वल टू, ये आपके दिया हुआ है QF इंटू QCK। तो जो ये है गामा F जो है वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डिफरेंट लोड्स है, और ये टेबल 4 जो नीचे दी हुई है, टेबल 4 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड, गामा F और लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए अलग है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए अलग दिया हुआ है, और साथ में ये लोड कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। इनके बेसिस पर आपको ये लेने हैं, और इनकी हेल्प से आप लोग डिज़ाइन एक्शंस लोड्स निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। फिर स्ट्रेंथ, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैलकुलेशंस जो करनी है, उनके अंदर आपको जो कंसिडर करना है वो देखना है लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर, फेलियर बाय एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, रप्चर और लोड टू लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर और एनी पार्ट ऑफ इट इंक्लूडिंग सपोर्ट एंड फाउंडेशंस। फिर हम लोग निकालेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ। डिज़ाइन स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो है SD इज़ इक्वल टू SU अपॉन गामा M, जहाँ पे SD तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, SU अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, एंड गामा M इज़ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। इसको भी टेबल में दिया हुआ है, टेबल 5 जो आपकी नीचे दिया हुआ है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल गामा M, आप यहाँ से वैल्यूज़ को लेंगे। फिर है फैक्टर्स गवर्निंग द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी जो है स्ट्रक्चर की वो एंश्योर्ड होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की ओवरटर्निंग या स्वे नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, द स्ट्रक्चर जो है पूरा होल और या उसका पार्ट shall be designed to prevent instability due to overturning, uplift और sliding। इसके अंदर
द एक्शन शैल बी डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स। 2 तरह के कंपोनेंट्स में आप लोग लोड्स को डिवाइड करोगे। पहला जो है जो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और दूसरा जो है वो है स्टेबिलिटी को रेजिस्ट करते हैं। एक्शंस मतलब लोड्स, द परमानेंट एंड वेरिएबल एक्शंस और उनके इफ़ेक्ट जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं विच कॉसेज इनस्टेबिलिटी, उन दोनों को ऐड करेंगे। शैल बी कंबाइंड यूजिंग अप्रोप्रिएट लोड फैक्टर्स, जो आपने लास्ट टेबल में देखा था वो लोड फैक्टर्स लगाएंगे एज़ पर द लिमिट स्टेट रिक्वायरमेंट, और उससे हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम डिस्टेबलाइजिंग इफ़ेक्ट। फिर परमानेंट एक्शंस जो हैं लोड्स और उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इनस्टेबिलिटी को रोकते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से और उनको ऐड करेंगे डिज़ाइंस रेजिस्टेंस में। वेरिएबल एक्शंस अगर जो हैं उनका जो इफ़ेक्ट है रेजिस्टेंस में, उनको डिसरिगार्ड करेंगे। द रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्टेबलाइजिंग इफ़ेक्ट। Combination of imposed and dead load should be such as to cause most severe effect on overall stability। मतलब जो लोड्स का इफ़ेक्ट जो आ रहा है उससे हमको ओवरऑल स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। फिर है स्वे स्टेबिलिटी, द होल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट्स के बीच में जो पोर्शन है वो भी एडिक्वेटली स्टिफ होना चाहिए अगेंस्ट स्वे। इसको इंश्योर करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लोड्स के साथ साथ नोशनल हॉरिजॉन्टल लोड्स को भी लेना है, उनका भी चेक लगाना है। फिर है फटीग। जनरली फटीग जो है उसको हम लोगों को डिज़ाइनिंग के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं जब तक कि न्यूमरस सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ स्ट्रेस नहीं आए। फिर प्लास्टिक कोलैप्स भी प्लास्टिक एनालिसिस में ही लेंगे। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इसके अंदर सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट जो होती है उसके अंदर डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, ड्यूरेबिलिटी और फायर रेजिस्टेंस आएगा। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स गामा एफ जो आपने पहले निकाला था ऑफ वैल्यू इक्वल टू यूनिटी, इसके अंदर जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है इसमें हम गामा एफ की वैल्यू 1 लेते हैं और लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में आपको टेबल से लेना है। जो डिफ्लेक्शन अंडर सर्विसिबिलिटी लोड्स ऑफ द बिल्डिंग और द बिल्डिंग कंपोनेंट शुड नॉट इम्पेयर द स्ट्रेंथ। डिफ्लेक्शन है वो लोड स्ट्रेंथ को कम नहीं करना चाहिए, और डिफ्लेक्शंस के लिए जो चेक लगाने हैं वो हमने ये टेबल नंबर 6 में दिया हुआ है। इसकी हेल्प से आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ लेनी है, लिमिट्स लेनी है। अगर डिफ्लेक्शन एक्सीड कर जाता है तो हम लोग प्री कैम्बर करेंगे बीम को। अगर बीम का स्पान 25 मीटर से ज़्यादा है तो जो कैमरिंग होती है वो इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ड्यू टू डेड लोड प्लस हाफ द लाइव लोड में बी यूज्ड। द डिफ्लेक्शन ऑफ ए मेंबर शैल बी कैलकुलेटेड विदाउट कंसिडरिंग द इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर आपको नहीं लेना है और डायनेमिक इफेक्ट ऑफ द लोड ऑन द डिफ्लेक्शन ये कंसिडर नहीं करना है। जो रूफ जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वहाँ पे जहाँ पे पॉन्डिंग ऑफ वाटर लाइकली है तो वहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन का पैरामीटर लेना है। वाइब्रेशंस, सुटेबल प्रोविजंस इन द डिज़ाइन शैल बी मेड फॉर द डायनेमिक इफेक्ट ऑफ लाइव लोड्स। डायनेमिक इफेक्ट जो लाइव लोड के कारण आ रहा है या इम्पैक्ट लोड के कारण आ रहा है, मशीनरी के कारण जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनके लिए प्रोविजंस आपको लेना है। अगर ये भी ध्यान रखना है कि इनमें रेजोनेंस नहीं हो। इन सिवियर केसेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, फटीग और अनएक्सेप्टेबल वाइब्रेशन शैल बी इन्वेस्टिगेटेड। फिर ड्यूरेबिलिटी है। फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी को वो है एनवायरनमेंट, डिग्री ऑफ एक्सपोजर, शेप ऑफ द मेंबर एंड द स्ट्रक्चरल डिटेल, प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस। फायर रेजिस्टेंस, आपको ये भी देखना है कि फायर बिल्डिंग में फायर रेजिस्टेंस की लिमिट स्टेट रहे। इसके लिए आपको उस बिल्डिंग की जो मास, ज्योमेट्री, एक्शन टू विच इट इज़ सब्जेक्टेड, स्ट्रक्चर सपोर्ट कंडीशंस, फायर प्रोटेक्शन मेजर्स अडॉप्टेड और फायर टू विच इट इज़ एक्सपोज्ड, इन सब पैरामीटर्स को लेकर बिल्डिंग को डिज़ाइन करना।